नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और पॉडकास्ट विद शरद इसमें आपका बहुत स्वागत है। और आज इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में हमारे साथ एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए युवा नेता हैं। उभरते हुए शब्द भी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि उससे आगे निकल चुके एक नेता हैं। पद और पोजीशन, इससे आकलन करने की आदत समाज की कोई भी क्षेत्र हो हमारी होती है, लेकिन जो युवा नेता मेरे साथ हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो वो निश्चित तौर पर, अगर मैं उनके व्यक्तित्व को देखता हूं तो बेहिचक मैं ये बात कह सकता हूं कि वो एक इमर्जिंग लीडर ज़रूर हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आप ये तय मानिए कि वो एक ऐसे किरदार के तौर पर ज़रूर उभर सकते हैं। शुभकामनाएं मैं भी देना चाहूँगा, जिन पर राजनीति की भी निगाह होगी और समाज भी देखेगा कि क्या ये युवा व्यक्तित्व एक ऐसे राजनेता के तौर पर उभर सकता है जिसकी अलग पहचान होगी। राजनीति आप कह सकते हैं कि उनकी विरासत है। वो एक दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र हैं, लेकिन ये मुश्किल होती है, यह आपके लिए कोई सहूलियत नहीं होती, यह आपके लिए चुनौती पैदा करता है और चारों तरफ निगाहें होती हैं नेता पुत्र नेता पुत्र। अभी बहुत पीड़ा से गुजरे वो एक वर्ष चुनौतियों का वर्ष रहा, क्योंकि वो बरगद की छाया जिसका नाम प्रभात झा जी है वो इस संसार में नहीं रहे। ये न सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की एक बड़ी क्षति है। एक ऐसे फक्कड़ राजनेता जो पत्रकार से राजनीति में आए, संघनिष्ठ सोच के साथ आगे बढ़े और जीवन को बहुत अलग तरीके से देखा। तो चलिए मुलाकात कराते हैं आपकी। हमारे साथ हैं तुष्मुल झा, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। तुष्मुल जी, अभी भी पीड़ा में देख रहा हूँ चेहरे पर काफ़ी गहरा लगाव पिताजी से आपका प्रतीत होता है, क्योंकि हम आपकी सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह भी देखते हैं तो हर क्षण ऐसा लगता है कि पूरा परिवार, हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन अब उनके सपनों को पूरा करने का समय है। आपकी शुभकामना और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, और आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। पिता और पुत्र का संबंध किसी भी पिता और पुत्र के लिए एक बड़ा संवेदनशील संबंध होता है, और मेरे पिता के साथ संबंध एक गुरु शिष्य का था। मैं उनसे बहुत प्रेम करता था, सभी करते हैं, और निसंदेह इस पीड़ा से तो मैं शायद कभी निकल नहीं पाऊँगा और शायद निकलना भी नहीं चाहूँगा। हाँ, लेकिन इस पीड़ा से उबर कर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर, उनकी दी हुई शिक्षा को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास और समाज में अपने काम को उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर करने का प्रयास अवश्य करूँगा। ठीक बात है। राजनीति की राहें बड़ी निर्मम होती हैं तुष्मुल जी, और एक दिन पहले ही हम देख रहे थे कि उमा जी की पीड़ा झलकी अपने परिवार को लेकर, जब उन्होंने अपने भतीजे को लेकर एक टिप्पणी की। और अनिल माधव दवे जी की श्रद्धांजलि सभा में मैं भी मौजूद था, तो उनके परिवार के एक व्यक्ति ने जिस तरह बताया कि कितने एकांत में वो इस बात को लेकर दुखी होते थे कि राजनीति में कोई साथ नहीं देता। क्या प्रभात जी के न रहने के बाद कुछ इस तरह की अनुभूति आपने भी अनुभव की? कौन आया, कौन नहीं आया? देखिए, मैं आपके प्रति बड़ा सम्मान का भाव रखता हूँ और बहुत आदर करता हूँ आपका, इसलिए मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊँ कि ये मेरा पुनर्जन्म है, और ये बोलने में मुझे ज़रा भी संकोच नहीं हो रहा है। 25 जुलाई 2024 को रात्रि में जब 3 बजे मेरे पिता ने अंतिम सांस ली, तो वे कैलाशवासी हुए, वे ईश्वर के पास गए, पर उस दिन शायद तुष्मुल का पुनर्जन्म हुआ। 34 वर्ष का तुष्मुल अपने बहुत बड़े संयुक्त परिवार का उस 1 या 2 मिनट के समय में ही गार्जियन बन गया। मेरा बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है, और उस परिवार की जो डोर थी वो सदैव पिता के हाथ में रही जी। मेरा बहुत सभी जो पिता से बड़े हैं, छोटे हैं, हम लोगों का बहुत बड़ा परिवार है, सभी पिताजी के प्रति बड़ा आग्रह, सम्मान का भाव रखते थे और सब उनकी बात का अनुसरण करते थे। उनके जाने के बाद ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, तो मुझे लगा कि एकाएक मैं बहुत बड़ा हो गया, उम्र में तो नहीं लेकिन तजुर्बे में, और कुछ तजुर्बे और अनुभव ऐसे होते हैं जो आपको जीवन के थपड़े सिखा देती है जी। तो मैं पिछले 1 वर्षों में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा। कौन आया और कौन नहीं आया, इस प्रश्न के उत्तर को अगर मैं देने का प्रयास करूंगा तो शायद उन घावों को कुरेदने का प्रयास करूंगा जिन घावों को मैं कुरेदना क्या छूना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक बात है। जो आए वो मेरे हैं, जो ना आए
उनका विश्वास मेरे ऊपर रहे, इस दिशा में मैं काम करने का प्रयास करूँगा। और जब किसी परिवार में किसी का कोई जाता है तो उस परिवार के उस दुख को सिर्फ वह परिवार समझता है। वहाँ पर उस परिवार से या उस परिवार के लोग ये समझें कि ये नहीं आया तो कुछ बात है, ये आया तो कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पिता से सबके संबंध बहुत अच्छे थे। इन 1 वर्षों में मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने पूरे देश भर से, जिनसे मेरा परिचय कभी नहीं था, उन व्यक्तियों ने मुझे सांत्वना दी, मुझे हिम्मत दी। और जब अपने संस्मरण सुनाए मेरे पिता के साथ, जो उनके संस्मरण थे, तो उन संस्मरणों ने मुझे बताया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की संतान हूँ जो आपने अपने शुरुआती विश्लेषण में जिस शब्द का प्रयोग किया, फक्कड़, राजनीति में नेता को फक्कड़ कभी माना ही नहीं जा सकता। और जब पत्रकार उस व्यक्ति को अगर फक्कड़ कह रहा है तो मेरे लिए ये संबोधन गर्व का संबोधन है। और मैं गर्व करता हूं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की संतान हूं जो राजनीति में 2 बार सांसद, 1 बार प्रदेश अध्यक्ष और 8 वर्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहने के बाद भी अगर शरद द्विवेदी जैसा व्यक्ति, इतना बड़ा पत्रकार, उनको फक्कड़ कह रहा है तो मेरे लिए गर्व का विषय। और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभात जी एक ऐसे राजनेता भी थे, आप तो उनके पुत्र हैं, मैं आपको क्या कह सकता हूँ उसमें, जिन्होंने अपने शरीर को ईंधन बना दिया। वो जलते थे रोज़, जैसे एक कैंडल, एक दीप जलता है, एक मोमबत्ती जलती है और वो पिघलती जाती है और रोशनी देती जाती है। प्रभात जी के साथ जब मैं बैठता था तो उनकी मुड़ी हुई उंगलियां और पैर के उनके घाव की तरफ देखता था तो मैं सोचता था ये व्यक्ति किस तरह की राजनीति करता है। ये अपने शरीर को ही होम कर रहा है, ये अपने शरीर को ही जला रहा है। राजनीति का ये पक्ष हम लोग कई बार उनसे असहमत होते थे कि प्रभात जी ये मत करिए, लेकिन वो कहते थे नहीं शरद जी ये मेरा जुनून है। राजनीति के इस स्वरूप में आप मानते हैं कि कहीं कुछ संयम भी होना चाहिए। एक राजनेता बरसों की मेहनत के बाद तैयार होता है, लोगों के भरोसे के बाद तैयार होता है, उसे भी ये हक नहीं है, उसको भी नहीं ये हक है कि वो अपने शरीर को इस तरह से गला दे, जला दे। देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने कि दीपक जब जलता है, कोई भी दीपक जब जलता है किसी अंधकार कमरे में, तो पूरे कमरे में तो प्रकाश हो जाता है, पर उस दीपक की तली में अंधेरा रहता है। तो मैंने कहा यही चीज़ पूरी तरह मेरे पिता के ऊपर अप्लाई होती है। उन्होंने कभी समाज को और पार्टी के लिए तो खूब प्रकाशित होकर काम किया, पर अपने परिवार की चिंता कभी नहीं की, अपने स्वास्थ्य की चिंता कभी नहीं की। दोनों पैरों के अंगूठे पिछले 12-13 वर्षों से उनके नहीं थे। डेली उनकी ड्रेसिंग होती थी। और मैं ये भावनात्मक पक्ष को उजागर करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम जैसे कार्यकर्ता जो राजनीति में एक दिन में आकर अगले दिन ही सब कुछ पाना चाहते हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए, उन लोगों को ये जानना चाहिए कि राजनीति त्याग का विषय है, राजनीति समाज में कार्य करने का विषय है, पद और प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। 12 वर्ष उनके दोनों पैरों में अंगूठे नहीं थे, वे पट्टी बांधकर प्रवास करते थे। हम और आप शायद 2 कदम चल नहीं सकते बिना अंगूठे के, और दोनों पैरों के अंगूठे उनके नहीं थे। उसके बाद भी वे प्रवास करते थे, पार्टी का कार्य करते थे। जिन जिन राज्यों के प्रभारी रहे, लोकसभा चुनाव रहा, विधानसभा चुनाव रहा, वहाँ उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में, वे नेता कहलाना पसंद ही नहीं करते थे। वे कहते थे मैं कार्यकर्ता हूँ। और परिवार के प्रति उनका भाव इतना था कि मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों पढ़ लिख लेंगे, अपना काम करेंगे, पर जो विधि को मंजूर होता है वही होता है। मेरा आकर्षण सदैव राजनीति के प्रति रहा। मुझे लगा कि मैं इसी के लिए बना हूँ, मुझे लगा मैं यही बेहतर कर सकता हूँ। और बाबा की ही सीख है, पिताजी की, जो बेहतर कर सकते हो उसी को करने का प्रयास करना चाहिए। तो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो तय करने वाले तय करेंगे, पर कार्यकर्ता का दायित्व और कार्यकर्ता का अधिकार ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। माइनिंग इंजीनियर हैं आप और अच्छे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से आपने इंजीनियरिंग की, फिर राजनीति का ये आकर्षण क्यों खींच लाया आपको? क्या इसके पीछे कोई वजह थी? पिताजी का कुछ उनका आमंत्रण था या उनका विरोध था? जी देखिए, ये आकर्षण और विकर्षण का प्रश्न ही नहीं है, ये सहज है, ये व्यवस्था है। और जैसे मुझे लिखने का बहुत शौक है, मुझे बोलने का शौक है, ये मुझे पिता से विरासत में मिला। तो मैंने, आप जो देखते हो वो आप उसके प्रति जल्दी आकर्षित होते हो, तो मैंने उनको इतना अच्छा लिखते हुए देखा। 35 पुस्तकें मेरे पिता ने लिखी अभी तक, 35 पुस्तकें। 36वीं पुस्तक उनकी 25 जुलाई को ग्वालियर में उनका पहला पुण्यतिथि का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ अतिथियों के द्वारा उनकी 36वीं पुस्तक का विमोचन होगा। तो ये विरासत में मिला मुझे। और रही बात राजनीति की, तो देखिए राजनीति ये मेरा अपना आकलन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नेता कभी बनता नहीं है, नेता पैदा होता है। नेता के गुण, नेता का स्वभाव, नेता की प्रवृत्ति, नेता की प्रकृति, ये ईश्वर किसी को बना के भेजता है। और जब ईश्वर आपको बना के भेजता है तो आपको उस दिशा में कार्य करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस कार्य के लिए
अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बहुत बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा ही एक ऐसे व्यक्ति को काम करते हुए जिसने कभी चिंता ही नहीं करी परिवार की, जिस व्यक्ति ने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे बच्चे किस क्लास में है, मेरी पत्नी घर कैसे चला रही है, मेरे घर का राशन कैसे आ रहा है। हाँ, उस व्यक्ति को कार्यकर्ताओं का नाम पता था, उस व्यक्ति को कार्यकर्ताओं के मोबाइल नंबर पता थे, उस व्यक्ति को प्रवास के सारे कार्यक्रम पता थे, पर अपने घर की चिंता नहीं थी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं उनके जैसा बन सकता हूँ, ना मेरी स्थिति उस लायक है, ना मैं इतना महान हूँ। हाँ, लेकिन उनके बताए पथ चिन्हों पर चलकर करूँगा तो मैं राजनीति, ये बिल्कुल तय है। लेकिन जो आपके प्रशंसक हैं और जो आपको नज़दीक से जानते हैं, जो आपको चेतावनी भी देते हैं, वो कहते हैं तुष्मुल जी थोड़े टेम्परामेंटल हैं, उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। वो कॉलेज दिन के कुछ इंसिडेंट भी गिनाते हैं कि बड़ी जल्दी गुस्सा आ गया था, फिर वो घटनाएं आगे बढ़ गई थी। क्या उनको पीछे छोड़ चुके हैं अब एक नई राहें हैं? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ भाई साहब जी। हर उम्र की अपनी व्यवस्था होती है और हर उम्र का अपना स्वभाव होता है। हाँ। एक 2 या 3 साल का बच्चा जब तुतलाती जवान में कुछ ऐसा बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए, तो हम सब हंसते हैं घर के लोग और आनंद लेते हैं कि अरे अरे कितना प्यारा बोला ये। लेकिन वही बच्चा जब 15 वर्ष या 20 वर्ष की अवस्था में उस शब्द का प्रयोग करेगा तो हम उसे डांटेंगे। ठीक उसी तरह हर उम्र का अपना एक तकादा है, अपना एक स्वभाव है। मैं जब विद्यार्थी जीवन में था, मैं पढ़ाई के कारण ही NIT में गया, और एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी जब छात्रों का नेतृत्व करता है और अगर किसी लड़ाई झगड़े में होता है तो ये उस उम्र का तकाजा रहा होगा। उस उम्र को उस कॉलेज के साथ मैंने उन सारी चीज वो सब उम्र के साथ होता है। अब मैं एक 35 साल का विद्यार्थी नहीं हूँ, अब मैं एक 35 साल का राजनीतिज्ञ व्यक्ति हूँ जो राजनीति में काम कर रहा है। मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर परिवार की, समाज की और अपने पिता से जुड़े हुए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अब अगर आप ये सोचें कि 20 साल वाला तुष्मुल, ये 35 साल का तुष्मुल, तो दोनों में बहुत अंतर है। एक दशक बीत गया और पिछले 1 साल ने तो मुझे इतना कुछ सिखा दिया कि शायद मैं शांत हो गया और बेहतर, शायद मैं और गंभीर हो गया। पहले मुझे लगता था कि हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर किसके पास है। इसलिए अब मैं अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढ रहा हूं और दूसरों के प्रश्नों का उत्तर देने से बच रहा हूं। कमाल है, बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने व्याख्या की। ये तो बड़ी दार्शनिक व्याख्या है कि आप अपने प्रश्नों को ढूंढ रहे हैं, उत्तर उनके, और दूसरों के जो प्रश्न हैं उनसे बच रहे हैं। तो दूसरों के प्रश्नों से क्यों बच रहे हैं? इसलिए बच रहा हूं भाई साहब कि जब आप दुखी होते हैं तो उस अवस्था में आपकी मनस्थिति अलग होती है, और जब व्यक्ति सांत्वना आपको देता है और कभी कभी उस सांत्वना में कुछ ऐसा भी भाव आ जाता है जो भाव शायद आप उस समय के लिए अनुकूल नहीं है, आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, आपकी उस मनस्थिति के अनुकूल नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी चूंकि पूरा परिवार एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, तो अभी उन लोगों से मिला जाए जो आपका हित चाहते हैं, उन लोगों से मिला जाए जो आपको प्रेम करते हैं, उन लोगों से मिला जाए जो आपकी चिंता करते हैं। उन लोगों की चिंता करना ही क्यों जो सदैव आपकी चिंता में ही डूबे रहते हैं। तो उन लोगों के प्रश्नों से मैं बचने का प्रयास कर रहा हूँ, उनका सामना करने से बच रहा हूँ। समय सबका समाधान करेगा। प्रभात जी को भी ये सलाह दी जाती थी कि इतना एग्रेसिव मत रहिए, बोलते समय सावधानी रखिए। मुझे याद है मैं एक बार उनसे बात करने के लिए गया और उसी समय नगर निगम निकाय और निगम मंडलों में नियुक्ति का विषय चल रहा था। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा दया से मिलती है, मर्सी से मिलती है लाल बत्ती। हम लोगों ने भी सहज जिज्ञासा में पूछा कि राजी ये बहुत हार्ड हिटिंग है, हम इसको यूज़ करें? उन्होंने कहा बिल्कुल यूज़ करिए, मैं मैसेज देना चाहता हूँ। आप उनके पुत्र हैं, वो तो आपके DNA में होगा, और राजनीति में ये शब्दावली बहुत नुकसान पहुँचाती है। देखिए, पिताजी ने किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, कब कहा, उस पर टिप्पणी करना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का विषय है। ठीक बात है। दूसरा, जब वे अब ईश्वर के पास हैं तो उनके बारे में, उनके बनाए हुए वक्तव्य पर टिप्पणी करना भी ना एक पुत्र के रूप में, ना एक कार्यकर्ता के रूप में। और रही बात एग्रेसिवनेस की, तो देखिए मेरे काम में तो आपको हमेशा मेरे स्वभाव में आपको मिलेगा एग्रेसिवनेस। ये मेरा स्वभाव है। मैं अपने लोगों के साथ अन्याय होते देख नहीं सकता। जो मेरे से जुड़ा है वो अगर कष्ट में है तो उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, ये मेरा स्वभाव है। ये मैंने मेरे पिता से सीखा है। अपने व्यक्ति के लिए अंतिम समय तक लड़ना, ये मेरा स्वभाव है। हाँ, लेकिन एग्रेसिवनेस मर्यादित है, व्यवस्था के अनुकूल है और व्यवस्था के अंतर्गत है। अपनी मर्यादाओं को, सीमा को तोड़कर काम करना, यह अब इस तुष्मुल से संभव नहीं है। यह तुष्मुल आपको व्यवहारिक मिलेगा, मर्यादित मिलेगा, संयमित मिलेगा, गंभीर मिलेगा। इस 1 साल ने इस तुष्मुल को बहुत कुछ सिखा दिया। जी, ये बात सही है कि चाहे फुटप्रिंट्स पिताजी के भी क्यों ना हो, लेकिन
उनसे सीखा जा सकता है, लेकिन उस पर जिसको हम कहते हैं कि उस पर ब्लाइंडली उसको फॉलो करना, अंधानुकरण करना, वो उचित नहीं है। प्रभात जी का एक और इंटरव्यू जो उन्होंने बंसल न्यूज़ में दिया था वो मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि वैसी बात मैंने किसी राजनेता से इसके पहले नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा, शरद जी, जब मैं दिल्ली से ग्वालियर या भोपाल आता हूँ तो सबसे पहले ट्रेन में जब ट्रैवल करता हूँ तो अपनी बर्थ के नीचे देखता हूँ कि कोई शराब या बियर की बोतल तो नहीं है। जैसे ही डेस्टिनेशन पे ट्रेन रुकेगी और कैमरे पहुँच जाएंगे और तुरंत शुरू हो जाएगा कि प्रभात झा की बर्थ के नीचे मिली शराब की बोतल। और वो कहते थे कि एक बार दिल्ली से मैं चला तो एक स्त्री जो है 35-40 वर्ष की, उसने मुझे कहा मेरा बेटा बहुत बीमार है, ग्वालियर तक मुझे ले चलिए, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला। प्रभात जी ने कहा कि मेरे पास गुंजाइश थी, मैं बिठा सकता था, लेकिन मुझे लगा कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। और मैं बहन जी करके उस महिला से ही कहता रहा कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कार्यकर्ता हैं ऐसा दावा कर रही हैं, लेकिन मैं नहीं जानता आपको। प्रभात जी इतने बेबाक भी थे और उतने ही सतर्क थे। क्या आप भी मानते हैं, मैं उस पर टिप्पणी की अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ आपसे, क्या राजनीति की राहें इतनी रपटीली हैं जहाँ चरित्र को लेकर हमला हो सकता है? आपको इतना सतर्क रहना पड़ेगा? क्या आज 2025 की राजनीति तो और आगे है? अच्छा, क्या राजनीतिक व्यक्ति को ही सतर्क रहने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। समाज के हर व्यक्ति को, जो सामाजिक जीवन में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो इंजीनियर हो, हर व्यक्ति को अपने जीवन में शुचिता की राजनीति, राजनीतिक के व्यक्ति को शुचिता की राजनीति करना चाहिए। पर नैतिकता, शुचिता, ये तो हमारे ऐसे मूल्य है, ऐसे गुण है जो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हम क्यों दूसरों से बेहतर हैं? इसी गुणों के कारण। तो सिर्फ राजनीतिज्ञों को क्यों, हर समाज के व्यक्ति को, जिसकी समाज के प्रति कुछ दायित्व है, जिसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उस हर व्यक्ति को सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, उस हर व्यक्ति को संयमित रहना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अपराध है। सिर्फ नेताओं को टारगेट क्यों करना? समाज में हर व्यक्ति को, जिसकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे प्रशासनिक सर्विस में हो। चलिए, मैं राजनेताओं को हटाता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि समाज के जो बाकी लोग हैं, पत्रकार हैं, चिकित्सक हैं, तमाम बड़े लोग हैं, क्या आपको लगता है कि वो उस मर्यादा का पालन कर रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसा देश है भारत, जहाँ पर हर 3 किलोमीटर में भाषा, जाति, संप्रदाय बदलते हैं। उसके बाद भी इस देश की खूबसूरती ये है, अभी ऑपरेशन सिंदूर रहा जैसे पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया। ये भारत की अनेकता में एकता, यही तो हमारा एकता का सूत्र है। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों के प्रति सजग है, जागरूक है। 140 करोड़ में अगर कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो भी जाता है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये देश ही इतना बड़ा है कि यहाँ पर अगर आप ये सोचें कि सब कुछ बहुत शानदार हो तो ये संभव नहीं है। सरकार के साथ साथ जनता की, और जनता के साथ साथ सामाजिक सरोकार वाले लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं। सब अपना निर्वहन करें। जो आपने प्रश्न कहा कि डॉक्टर हो, इंजीनियर, सबको, और सब बहुत बढ़िया है। मैं तो कभी भी नकारात्मक पक्ष की तरफ देखता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा हर व्यक्ति के सकारात्मक चीज़ों को देखता हूँ, हर व्यक्ति के। यही मुझे मेरे बाबा ने कहा कि तुष्मुल, हर व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं और अवगुण होते हैं। आप गुणों की बात करो और उसके गुणों को कितना आत्मसात कर सकते हो उस दिशा में प्रयास करो। अवगुणों की चर्चा करने में ही तो समय खराब कर रहे हैं हम। बिल्कुल भी नहीं करना है इस बारे में बात मुझे। क्या हम माने कि तुष्मुल अपने भावी सार्वजनिक जीवन को लेकर विधिवत मैदान में उतरने वाले हैं? वैसे विधिवत तो कार्यकर्ता तो सदैव तैयारी रहता है। ये तो संगठन को निर्णय करना है और पार्टी को निर्णय करना है कि तुष्मुल के साथ अब क्या करना है, तुष्मुल का उपयोग क्या करना है, तुष्मुल उपयोगी है भी कि नहीं है, तुष्मुल उपयोगी है तो कितना है और कहाँ है। ये सारे जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, इनका उत्तर मेरे प्रदेश अध्यक्ष और मेरे संगठन महामंत्री देंगे। मैंने आग्रह किया है कि जो देखा, जो सीखा वही करना चाहता हूँ। कैसे करना है, क्या करना है, ये तय आपको करना है। ये मैंने अपने सभी वरिष्ठों से आग्रह किया है। पिछले 1 वर्षों में मैं सभी से मिला, सभी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर वर्तमान के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी प्रदेश के मंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी से मैं मिला। सबका पिताजी के प्रति एक आदर का भाव था, पिताजी के सबसे अच्छे संबंध थे। सबसे मैंने आग्रह किया कि मुझे काम करना है और मेरी जिम्मेदारी और जवाबदारी ये जिनको तय करना है उनसे भी मैंने आग्रह किया। क्या जिम्मेदारी और जवाबदारी, ये उनका काम है। पर मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ यही कर पाऊंगा। ग्वालियर में भी हमने जब कुछ और नेता पुत्र भी डायस पर थे तो हमने आपसे सवाल किया था, उसी सवाल को मैं फिर दूसरे तरीके से दोहरा रहा हूँ आपके सामने। नेता पुत्र होना कितनी चुनौती और कितना अनुकूलन, दोनों है इसमें। अनुकूलन ये है कि आप
कहीं ना कहीं एक सुविधा के साथ खड़े हो जाते हैं पार्टी में। ये बिल्कुल सही बात है कि आप खड़े तो हो गए, हो सकता है आप अग्रिम पंक्ति में भी आ गए जहाँ चयन की बात है, लेकिन कई बार यही चुनौती बन जाती है। एक बार चयन हो भी जाए फिर उसके बाद ढेरों चुनौती हैं, फिर उसके बाद एक स्टिग्मा है कि तुष्मुल को तो इसलिए जगह मिल गई कि वो एक बड़े नेता के पुत्र थे। ये बहस कितनी सार्थक कितनी निरर्थक? देखिए, जब आपने बहस ही कह दिया उसको, तो बहस तो सदैव निरर्थक होती है, चर्चा सार्थक होती है। तो आपने खुद ही बहस कह दिया, है ना। एक दूसरा कि मैं आदरणीय अपने पिता का पुत्र हूँ, ये बिल्कुल सत्य है। वे अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने 40 वर्ष इस पार्टी को मेरे पिता ने दिया। दुनिया में किसी भी कार्य को कोई भी व्यक्ति वो काबिल है या नहीं है, इसके लिए आपको उस व्यक्ति को कार्य तो देना पड़ेगा। किसी की काबिलियत का आकलन कब होगा? जब हम उससे वो कार्य संपादित कराएंगे। तो मेरा भी यही आग्रह है कि मैं लायक हूँ या नालायक हूँ, इसका आकलन तो तब होगा जब मेरे को कुछ कार्य दिया जाएगा। उसके बाद ही शरद जी तय कर पाएंगे कि तुष्मुल राजनीति के उपयुक्त है या अनुपयुक्त है। लेकिन बिना दायित्व के या बिना कार्य के कार्य का आकलन कैसे कर लेंगे आप? कोई पत्रकार कितना बेहतर है, इसके लिए उसे माइक तो देना पड़ेगा आपको। तो यही आग्रह है मेरा उनसे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी भी इसको लेकर कुछ उसका नजरिया अलग है? गोपाल भार्गव जी के पुत्र हैं, सब अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी के पुत्र हैं, सब 30 पार कर चुके हैं। लेकिन ये लोग कब क्या है, आप मौका तो देंगे तभी तो आप उनकी योग्य। अभिषेक भैया गोपाल जी के सुपुत्र बहुत अच्छा करते हैं। गोपाल जी की विधानसभा पूरी उनके सुपुत्र संभालते हैं, मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं वो। वे 2010 में जब मेरे पिता प्रदेश के अध्यक्ष थे, तब वे प्रदेश के मंत्री थे युवा मोर्चा के। तो वो तो अद्भुत काम कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हम सबके नेता हैं। उनके सुपुत्र भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे साथ तो अब जो आप नेता पुत्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो मेरे साथ तो अब मेरे गार्जियन, मेरे ईश्वर, मेरे पिता, मेरे भगवान जब यही अंतर्ध्यान हो गए, तो अब मेरे साथ तो कोई टैग बचा नहीं है। अब मेरे साथ सिर्फ एक टैग है, वो है भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता और पार्टी के लिए कार्य करने के लिए प्रयासरत व्यक्ति, जो पार्टी के लिए कार्य करना चाहता है। इसके अलावा मेरी पहचान अभी वर्तमान में कुछ नहीं है। कोई मैसेज पार्टी से अभी तक नहीं है? ये तो पार्टी तय करती है। हम लोग ये इंटरव्यू थोड़ी है भाई साहब की आपको जॉब के ऑफर आ जाएगा। ये तो काम करना है। हाँ। सब पार्टी को तय करना है। अभी तय करना है, पार्टी को तय करना। नए प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए हैं, आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बन गए। कल ग्वालियर गए थे, उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। पूरी पार्टी ने, पूरे जिले ने बहुत अच्छा स्वागत किया उनका। ग्वालियर हमेशा प्रसिद्ध रहा है अपने आतिथ्य के लिए। नए प्रदेश अध्यक्ष जी को भी भीगती बारिश में पूरे कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर, अध्यक्ष जी भी भीगे और अध्यक्ष जी के कार्यकर्ता भी हमारी पार्टी के भीगे। तो अध्यक्ष जी अब जब नई टीम बनाएंगे, जो बनाएंगे, वहाँ जो जिस लायक होगा उसको वो काम दिया जाएगा। अगर पार्टी को लगता है कि तुष्मुल है, तुष्मुल में पोटेंशियल है, तुष्मुल कर सकता है, तो निसंदेह तुष्मुल पर विचार करेगी। आखिर बिहार से आए हुए एक व्यक्ति को इसी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इसी पार्टी ने 2 बार राज्यसभा बनाया, इसी पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तो माँ है, माँ पर संदेह और शक का तो प्रश्न चिन्ह नहीं उठता ना। माँ जो करेगी वो अच्छा करेगी, अद्भुत करेगी। जी, तो अभी कार्यकर्ता भाव से कार्यकर्ता की तरह ही काम करेंगे। कर्म भूमि आप स्वयं चुनेंगे या उसके लिए भी पार्टी का इंतजार करेंगे? कर्म भूमि मेरी ग्वालियर है, मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ है जी। मेरी स्कूलिंग ग्वालियर में हुई है, मेरा घर ग्वालियर में है, मैं रहता ग्वालियर हूँ। मुझे ग्वालियर से अद्भुत प्रेम है, अद्भुत प्रेम है जो दिया है उस शहर ने। मैं आभार हूँ शहर का, आभारी हूँ उस शहर का। और अब मेरी बारी है कि मैं क्या कर सकता हूँ उस शहर के लिए। तो मेरा सब कुछ ग्वालियर है। बहुत शुभकामनाएं तुष्मुल जी। आपसे बात करते हुए एक छिपा हुआ या छिपाया गया, एक, मैं उसको क्या शब्द दूँ, मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है कि मैं उसको तुरशी कहूँ, मैं उसको कड़वाहट कहूँ, या इन सब को डाइजेस्ट करने के बाद, इन सब को अपने भीतर समाने के बाद जो एक व्यवहार पैदा होता है, जिसमें चमक तो होती है इसकी कि हाँ दुनिया वालों, तुमने चोट तो बहुत दी है लेकिन सब स्वीकार है। जीवन पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। तो 34 वर्ष के तुष्मुल कुछ उसी भाव के साथ मेरे सामने बैठे हैं। इंतज़ार कीजिए, एक और युवा राजनेता आ रहा है और उसको शुभकामनाएं तो कम से कम हम दे ही सकते हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर बहुत तुष्मुल जी। बहुत प्रणाम। पॉडकास्ट में इतना ही, और अगली बार एक और गेस्ट के साथ हम इसी पॉडकास्ट में आपसे मिलेंगे। नमस्कार।